हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी 99 में। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आजकल हाल ही में हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, ड्रीम स्टडी 99। तो दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और हम इस पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, और जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, आज से क्लास इस पे कंटिन्यू चलेगी बिल्कुल। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान। तो संविधान दोस्तों मैं एक बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर से समझाऊंगा कि ये आर्टिकल क्या है, किन किन में जो मेन आर्टिकल हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा। जो मेन इसमें मुद्दे हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको दो डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973 और एक आपको रखना है 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ, एक तो जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के भगवान हैं जो, तो सचिन तेंदुलकर, उनका जन्म हुआ 1973 में। और एक केशवानंद भारती का केस का जो जजमेंट है वो सामने आया, जो केशवानंद भारती का जजमेंट जो है वो सामने आया। ठीक, आपको बिल्कुल ही याद है। एक तो सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ और उससे एक और बड़ी घटना हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती का जो केस है वो केस का जजमेंट जो सामने आया 24 अप्रैल 1973 को। अब बात करते हैं 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ। तो दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को जो संविधान 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो वो हुआ 24 अप्रैल 1993। तो जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार नोटिफाइड जारी हुआ। ठीक है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का पहली बार क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। और 24 अप्रैल को, इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हम पंचायती राज दिवस को मनाते हैं हम 24 अप्रैल को। ठीक है, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, संविधान जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 3 और भाग 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 के हैं जो, तो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। जो भाग 3 है, भाग 3 में हमारे मूल अधिकार हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट कहते हैं मूल अधिकार हमारे भाग 3 में, जिसमें आर्टिकल कितने हैं, 12 से 35 तक आर्टिकल, अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद किसमें है, मूल अधिकार जो भाग 3 है। भाग तीन क्या है, मूल अधिकार। इसमें मूल अधिकार हैं और आर्टिकल कितने, अनुच्छेद कितने, 12 से 35 तक के इसमें अनुच्छेद है। और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हमारा, जो ये भाग 4 है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इनमें जो अनुच्छेद की बात करें तो 35 से 51, 35 to 51 आर्टिकल इसमें हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है। 35 से लेकर 51 तक इसमें जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये भाग 4 में रखा गया। भाग 4 किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो राज्य ने अपने नागरिकों को दिए हैं कि हम राज्य हैं और तुम्हें ये अधिकार है, तुम ये काम कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो आप। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। इसे छीनने के लिए उसे क्या चाहिए, सब बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, अन्यथा वो अधिकार वो नहीं छीन सकता। ठीक, मूल अधिकार कुछ ऐसे ही है जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकते। और भाग 3 में 12 से 35 तक आर्टिकल आता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद। राज्य के नीति निर्देशक तो भाग 4 में है और इसमें आर्टिकल 35 से 51 तक अनुच्छेद आता है। ठीक, और एक और बड़ी बात है, जो एक भाग है 20 भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं, हमारे संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन
जो इम्पोर्टेंट इसमें वो क्या है, भाग 3 और भाग 4, और एक भाग है 20 भाग। इनमें अनुच्छेद 368 जो अनुच्छेद है ये क्या करता है, इस किससे संबंधित है, ये संविधान संशोधन, जो संविधान में जो संशोधन होता है 368 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक, 368 जो अनुच्छेद है इसके तहत इसमें संशोधन होते हैं। मूल अधिकार में 2 आर्टिकल ऐसे हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो आर्टिकल हैं 13 और 32, 13 और 32 बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है, और वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 13 आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लिख सकता है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सुनिश्चित करते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी क्या बनती है, आर्थिक बराबरी ला सके अपने राज्य के अंदर, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जैसे मतलब आर्थिक वितरण करना है तो कैसे, मतलब ये समान रूप से आर्थिक बराबरी, जैसे कोई गरीब है अमीर है तो उनमें जो बराबरी ला सके, ये राज्य को ऐसे नीति बनानी चाहिए जो उनमें क्या हो जाए, बराबरी आ सके। ठीक, एक और अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार। खैर ये तो अब है नहीं, यह अधिकार अब तो है नहीं है। अब तो यह अधिकार है नहीं, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारे 2 आर्टिकल में, जो दो आर्टिकल है 19(1)(f) में, 19(1)(f) और दूसरा है 31। ठीक, अभी बताता हूँ। जो आर्टिकल 13(1)(f) है, ये कहता है कि हमें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। हम इसे बेच भी सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, हम मतलब अपनी संपत्ति पूर्ण अधिकार, हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 31 कहता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनना आसान नहीं है। जो 91 आर्टिकल है, ये कहता था कि हम किसी की संपत्ति को, मतलब अपनी संपत्ति रख, किसी संपत्ति को बेच भी सकते हैं, इनमें बेच भी सकते हैं, दे सकते हैं। तो आर्टिकल 31 कहता था कि किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ प्रोसेस था, और उस प्रोसेस में भी ये था कि उस व्यक्ति को संपत्ति के बदले कंपनसेशन देने हो, और उसके बाद ही राज्य संपत्ति छीन सकता है। कोई राज्य ऐसा संपत्ति नहीं छीन सकता है किसी का। ठीक, उन्होंने क्या करना था कि मतलब जो क्यों छीनना था, जो मतलब जिसके पास ज़्यादा संपत्ति वो छीन के गरीब में वितरण करना, ये था उनका मतलब। जो 19(1)(f) है, ठीक, कि राज्य क्या कर सकता है, किसी की संपत्ति को बेच भी सकता है। लेकिन 31 कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये आसान नहीं है। अगर ऐसा करना है तो संपत्ति के बदले उसे कंपनसेशन देनी होगी। ठीक, उसके बाद ही राज्य संपत्ति छीन सकता है, और वो भी केवल लोकहित के लिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है, वो भी किसके लिए, लोकहित के लिए छीन सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ठीक, ये कहता है। और
जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 39 आर्टिकल जो 39B और 39C जो अनुच्छेद हैं, ठीक, अनुच्छेद 39B और 39C ये कहते थे कि राज्य को प्रयास करना है कि इन दोनों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार, इन दोनों में क्या है, विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोधाभास है, ठीक है। आर्टिकल जो भाग 3 और भाग 4 क्या है, एक दूसरे के ये कहते थे कि राज्य को प्रयास करना है कि विभिन्न वर्गों जैसे अमीरों और गरीबों के बीच जितनी ज़्यादा बराबरी हो सके आर्थिक रूप से, तो ये प्रयास करना चाहिए, बराबरी लाना चाहिए। उसके लिए राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे अमीरों और गरीबों में क्या हो, बराबरी हो, आर्थिक रूप से क्या हो, बराबरी हो, ठीक। अब हमारे संविधान में एक और अनुच्छेद है, एक और आर्टिकल है 14 से 18, जो 14 से 18 तक जो हमारा अनुच्छेद है, तो ये क्या है, समानता का अधिकार। 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। 14 हमारा बेसिक आर्टिकल है, इतना वो नहीं है, लेकिन जो 15वां आर्टिकल है ये क्या कहता है, शिक्षा के स्तर पर समानता क्या है, आर्टिकल 15 में है। अब दूसरी तरफ 46वें जो संविधान जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो 46वां संविधान है, अनुच्छेद है, 46वां अनुच्छेद है, वो कहता है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो SC हैं, ST हैं, जो अन्य कमजोर वर्ग हैं, उन्हें शैक्षिक और आर्थिक हितों की अतिवृद्धि हो सके उनमें, और उनकी सुरक्षा हो सके, उन्हें शोषण से बचाया जा सके। ये हमारा आर्टिकल 46 कहता है। इसमें अनुच्छेद 15 में शिक्षा के स्तर पर समानता की सभी वर्गों में क्या हो, समान तो, लेकिन अनुच्छेद जो 46 है, मैंने बोला था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार कहाँ से 12 से 35 तक है, और राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक है। तो इन दोनों में क्या है, विरोधाभास, एक दूसरे की विपरीत हैं, विरोध है इनमें, ठीक। और एक अनुच्छेद और है, एक अनुच्छेद और है हमारे देश में, जो आर्टिकल 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है, यानी कि 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि रिलीजन फ्रीडम, जिसमें यह है रिलीजन फ्रीडम। अब मुख्य रूप से जो 25 में जो अधिकार है, ये रिलीजन फ्रीडम मुख्य रूप से देखिए, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का अधिकार है कि वो अपना धर्म का रक्षा कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है, अपने धर्म को। पर एक और चीज़ है इसमें कि कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो उसी धर्म के लोगों को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है, अपने धर्म के लोगों को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब जो मुस्लिम पर्सन लॉ था 1938 मतलब 1937-38 का जो 1937-38 का जो मुस्लिम पर्सन लॉ था, तो उसमें तो ये था, उसमें ये प्रावधान था कि मुस्लिम पुरुष है वो एक समय में 4 विवाह कर सकता है, एक समय में 4 विवाह कर सकता था, ठीक। और ऐसे में क्या होता था कि जो मुस्लिम महिलाएं थे, उनके प्रति क्या होता था, ये अन्याय होता था। अपने धर्म के महिलाओं को क्या करते थे, कमज़ोर बनाते थे, ठीक।
तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल था 44, एक आर्टिकल आया 44। नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल था 44, अनुच्छेद 44, बिल्कुल याद रखने। अनुच्छेद 44 ये कहता था कि राज्य प्रयास करेगा कि देश में यूनियन सिविल कोड, यानी कि यूएसएस, यूनियन, इसका मतलब यूनियन सिविल ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता की स्थापना हो सके। ये आर्टिकल 44 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में ये कहता था। भाग 4 की जो राज्य नीति निर्देशक के तत्व हैं इसमें 44 के। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये बहुत आगे बढ़े। कम से कम इसमें 4-5 पार्ट बनेगी, 4-5 पार्ट, मतलब 2.5-3 घंटे की वीडियो बनेगी, 2-2.5 घंटे की वीडियो कम से कम। तो ये पार्ट 1 था हमारा और पार्ट 2 मैं कल पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।